ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है अभी स्प्रिंग वाली अपनी। हम क्या कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक को यहां से स्ट्रेच कर देते हैं। तो जहां पर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, सिस्टम किससे मिलकर बन रहा है, ये सिस्टम किससे मिलकर बना है, M1 M2 M1 M2 और स्प्रिंग, ये मिलके सिस्टम है। द सिस्टम इज M1 M2 एंड स्प्रिंग, ये तीनों मिलके सिस्टम बने हैं। M1 M2 एंड स्प्रिंग, ये सभी मिलके सिस्टम है। तो सिस्टम के तीन पार्ट हो गए, M1 स्प्रिंग एंड M2। और ये वाला जो ब्लॉक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है। दिस इज दियर मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है। M1 की ये मीन पोजीशन है, M2 की ये मीन पोजीशन है। और ये इस, अगर हम इसको यहां से ऐसा पुल करके छोड़ दें, तो ये जो दोनों ब्लॉक हैं इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, ये मीन पोजीशन के अबाउट ये दोनों ब्लॉक ऑसिलेट करेंगे। अगर मैं इसको यहां से इतना एक्सपांड कर देता हूं, पहले वाले ब्लॉक को, जैसे ये यहां तक लेकर आ गए, और ये हो गया आपका दूसरा वाला ब्लॉक, ये M2, ये हो गया M1। इस मीन पोजीशन से आपने इसको इधर पे इतना एक्सपांशन मिला, दिस इज X1, और ये इतना हो गया X2। ठीक है, और अब छोड़ दिए आपने इसको, इतना एक्सपांशन हो गया। सो व्हाट इज द टोटल एक्सपांशन ऑन स्प्रिंग, व्हाट इज द टोटल एक्सपांशन ऑन स्प्रिंग, टोटल एक्सपांशन कितना है स्प्रिंग में, X1 plus X2। हाँ, तो टोटल एक्सपांशन इज X1 प्लस X2। और जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ये रीस्टोरिंग फोर्स, इस पे ये रीस्टोरिंग फोर्स, ये सेम आएगा दोनों पे। एंड रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू K into X विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स K X1 नहीं आएगा, स्प्रिंग फोर्स K X2 नहीं आएगा यहाँ पे। स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल आएगा यहाँ पर, स्प्रिंग फोर्स समझ गए ना, K X1 और K X2 के फॉर्म पे आएगा ये, समझ गए। सर हाँ सर ये मतलब जो ऑक्सीलेट एक साथ मतलब एक ही टाइम पे कर रहे हैं क्या दोनों? हाँ, सेम टाइम पे अपन ने, ये यहाँ पे नेचुरल लेंथ है, इसको यहाँ से इतना खींच के छोड़ दिए, तो ये इसके एम्पलीट्यूड भी हो गए। तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया A1, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया A2। और अब ये इस मीन पोजीशन के दोनों तरफ ये वाला भी ऑसिलेट कर रहा है, उसी टाइम पे ये वाला भी ऑसिलेट कर रहा है, समझ गए ना। सर अपन ने एफएस को के इक्विवेलेंट क्यों नहीं लिखे, माइनस के इक्विवेलेंट एक्स? बेटा के इक्विवेलेंट क्यों लिखोगे, क्योंकि एक ही स्प्रिंग है ना, दो स्प्रिंग थोड़ी लगी है, ये तो एक ही स्प्रिंग है। हाँ सर, मुझे लगा ये अलग स्ट्रेच, देख ये वाला ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन से X1 इधर गया, ये वाला मीन पोजीशन से X2 इधर गया। या तो इतना ही कंप्रेस करके छोड़ो या इतना ही एक्सपांड करके छोड़ दो। अब ये खुद से क्या होने लगेंगे, ये इसके अबाउट ऑसिलेट करने लगेगा, ये इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है, और साइमल्टेनियस ऑसिलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अभी जैसे ये जब ये मीन पोजीशन पे आएगा यहाँ पे, तो ये भी मीन पोजीशन पे आएगा। मतलब आगे का अगर हम डायग्राम बनाए, ये मान ले t=0 पे है, t/4 पे अगर आप देखोगे t=t/4 पे ये वापस लौट के यहीं पे आएगा नेचुरल लेंथ पे, और उसके बाद फिर ये कंप्रेस हो जाएगा। फिर ये वाला ब्लॉक यहाँ पे, ये वाला ब्लॉक यहाँ पे, ये अभी मीन पोजीशन पे। ठीक है, फिर ये बहुत ज्यादा कम, अब स्प्रिंग है ये, इस तरह से समझ लिया, ये नेचुरल लेंथ हो गई अभी, है ना। फिर ये यहाँ से इतना इधर पे कंप्रेस हो गया, ये इतना इधर कंप्रेस हो गया A2, और ये हो गया इसका A1। ये अभी मीन पोजीशन, ये कब की पोजीशन आ गई, t=t/2 पे आधा ऑसिलेशन। फिर ये वापस आएगा इधर पे, समझ गए कि नहीं। अभी इधर पे जा रहे हैं, अब ये वापस लौटेंगे इधर से,
तो ऑसिलेशन समझ गए किस टाइप से चल रहे हैं इसके, हाँ सर। है ना? समझ गए ऑसिलेशन कैसे चल रहे हैं? तो स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल है? के x1 या के x2 के फॉर्म पे नहीं। स्प्रिंग फोर्स तो भैया स्प्रिंग कितनी टोटल एक्सपांड हो रही है या टोटल कितनी कंप्रेस हो रही है उस पे डिपेंड है। तो स्प्रिंग टोटल कितनी एक्सपांड हुई? x एक्सपांड हुई। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, कोई डाउट अभी इस पे? हाँ सर। अब इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सिंस net external force on the system is 0, so therefore center of mass remains at rest। ये पूरा सिस्टम अभी रेस्ट पे था, इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है अभी भी रेस्ट पे रहेगा, यहाँ पर भी इसका सेंटर ऑफ मास है। समझ गए कि नहीं? तो जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का ये 0, तो इट इज m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल्स टू 0। हमने पढ़े थे सेंटर ऑफ मास में, याद है कि नहीं? हेलो, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास? ये x1 है अभी, तो इट इज m1 x1 प्लस इट इज m2 और माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। एक को प्लस ले लोगे तो एक को माइनस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेके गए, इसलिए एक इक्वेशन ये आ गई m1 x1 इज इक्वल्स टू इसके इक्वल यहाँ पे m2 x2 बराबर है। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हाँ सर। हाँ, तो मैं ये डायग्राम ये सब मिटा देता हूँ। विजुअलाइज हो गया क्या हो रहा है यहाँ पे? विजुअलाइज हो गया कि नहीं, क्या हो रहा है? अगले पेज पे जा रहा है, पेज नंबर 2 पे। तो देखो अब हमारे पास में क्या क्या आ गया यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 इक्वेशन 1, और एक आ गई m1 x1 इज इक्वल्स टू किसके बराबर? m2 x2 इक्वेशन 2। ये कहां से आई? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी चलेगा यहाँ पे, तो जो वेलोसिटी भी रहेंगी, जिस मोमेंट पे जो वेलोसिटी रहेगी इसके कारण इट इज आल्सो m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 भी चलेगा। ठीक है, फिर अब जो फोर्स की इक्वेशन है, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस kx, चाहे इस पे देखो चाहे इस पे देखो। ठीक है, इट इज इक्वेशन नंबर 4। और अब किसी एक पे कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, बट इसके पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? x की वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कैसे एलिमिनेट होगी? यहाँ पर से देखो, x1 is equals to m2 x2 divided by m1, so therefore x is equals to x1 plus x2। इसमें से पहले आप इसको पुट कर दो, m2 x2 अपॉन m1 plus x2, m2 x2 plus m1 x2 divided by m1, x is equals to m1 plus m2 into x2 divided by m1, so x2 will be m1 into x upon m1 plus m2, and similarly x1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी यहाँ पे? इट इज m2 into x upon m1 plus m2। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा इसको? हाँ सर सर आपने फोर्थ इक्वेशन के नीचे x1 की वैल्यू लिखी है ना? किसके नीचे? फोर्थ इक्वेशन के। हाँ हाँ, x1 किसके बराबर आएगा? वो इक्वेशन नंबर 2 से देख लिया अपन ने। x1 को क्या लिख सकते हो? m2 x2 अपॉन m1 लिख सकते हो ना? हाँ सर। हाँ, फिर उसको उठा के पुट कर दिया अपन ने, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 पे। तो x की वैल्यू, x1 और x2 की वैल्यू निकल गई कैपिटल X के टर्म पे। ठीक है, हेलो, हाँ सर। समझ गया कि नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी?
No, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, पेज नंबर 3 पे आते हैं। ले लिया? यस सर। तो अब कैलकुलेशन तुम किसी में भी कर लो, चाहे ये वाले ब्लॉक के लिए कर लो, इसके लिए या इसके लिए, तो ये हमारे पास में आ गए हैं। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगले पेज पे आ गए हम, पेज नंबर 3 पे। सो देयरफॉर ऑन ब्लॉक M1 नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। और ये वाले ब्लॉक के लिए अगर कर रहे हैं तो इट इज M1 इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल माइनस k। x किसके बराबर लिखोगे आप? फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए ले रहे हो तो इसके लिए आप ये x की वैल्यू ये वाली उठा के पुट कर देना यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे? M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू x1। समझ गए कि नहीं? ये स्टेप समझ गए या नहीं? नो सर। नहीं समझे? एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स समझ गए? M1 ब्लॉक के लिए लगा रहे हैं। हेलो, ठीक है, ये समझ गए कि नहीं? M1 ब्लॉक के लिए लिख रहे हैं। यस सर। तो फोर्स को क्या लिखोगे? M1 इंटू एक्सीलरेशन A1 माइनस k। अब इसको आपको देख यहाँ पे x1 के टर्म पे लिखना, तो ये है x1 इज इक्वल टू m2x अपॉन m1 प्लस m2 बराबर है। हेलो, ये देखना बेटा, ये तो इसको क्या लिख सकते हो तुम? m1 प्लस m2 होल डिवाइडेड बाय m2 इंटू x1 लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। सर ये वाली इक्वेशन से रखे हमने, ठीक है। सर अगर M2 ब्लॉक के लिए करते तो x2 की वैल्यू डाली जाती है। अगर ये वाले ब्लॉक में चेक कर रहे होते तो x2 की वैल्यू पुट करते। हम इस पे फर्स्ट वाले में कर रहे हैं इसलिए x1 रखना है। समझ गए अभी कि नहीं? x के टर्म पे क्लियर हाँ, हो सर। गया? क्लियर हो गया अभी? बस हमारा काम हो गया। पेज नंबर 4 पे आ रहा है अपन ना। देखो, दिस इज पेज नंबर 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, देखो M1 प्लस M2 होल डिवाइडेड बाय M1 इंटू M2 इंटू K इंटू x1 बराबर है। ये आ गया? ये वाली Yes, sir. M1 से डिवाइड हो गया ना, तो A1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आई की कंडीशन आ गई, SHM की कंडीशन आ गई। सो देयरफॉर ओमेगा विल बी गिवन बाय, किसके बराबर है? M1 M2 सॉरी M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2 इंटू K। और ये बेसिकली रिड्यूस मास होता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, K अपॉन म्यू, यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या है? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये आपने इसके लिए निकाला, चाहे आप इसके लिए निकालोगे तब भी यही फार्मूला आएगा। ठीक है, दोनों ब्लॉक सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं। समझ गया? हेलो, समझ गए? Yes, sir. यस सर। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? ये वाला स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो सुबह पढ़े थे, और इसको मैंने डायरेक्ट बता दिया था, रिड्यूस मास सिस्टम से दोनों को एक ही मान लेना है। एक जहां पे हमने रिड्यूस मास है तो एक एंड को हम फिक्स कर देंगे, वहां पे इनफाइनाइट मास ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है? हेलो, समझ गया बेटा इसको कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का।
स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। Done, sir. पेज नंबर 5 पे आते हैं अपन। ठीक है, क्लियर हो गया ये अभी जो सुबह बताया था मैंने, इस तरह से किया हमने। सॉल्यूशन क्लियर हो गया कि नहीं, कि डाउट है कुछ? हेलो, ओके, है ना। फिर एक और क्वेश्चन अभी देखो अभी। देखो एक और क्वेश्चन ये है कि इसमें ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, लेकिन इसमें 2 ब्लॉक है। ये एक ब्लॉक है और ये एक इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रख दिया, इसका मास m है। ये एक बड़ा ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है। ये मीन पोजीशन है। ये वाली सरफेस स्मूथ है और यहाँ पर की सरफेस रफ है, ठीक है। और अभी ये पूरा सिस्टम बेटा ऑसिलेट हो रहा है। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हियर? सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज अंडर रूट a डिवाइडेड बाय कितना आएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अंडर रूट a डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, क्योंकि दोनों कंबाइंड मूव हो रहे हैं। और मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होना चाहिए कि जिससे ये कंबाइंडली मूव होते रहे? तो ये मान लो इनका एम्पलीट्यूड है यहाँ तक, तो सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ पे लगेगा इस पे? सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ पे लगेगा? दोनों पे। हेलो, सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ पे आएगा? ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे या ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा कि नहीं? लेफ्ट। है ना। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, चाहे आप इस पे देख लो चाहे इस पे देख लो। तो हम ये वाले पार्टिकल पे देख रहे हैं और ये किसके इक्वल आएगा? m इंटू ओमेगा स्क्वायर a। जब ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे मतलब ये सिस्टम कुछ इस तरह से है ना। तो ये स्प्रिंग इधर से आ रही है, देखो इस पे फोर्स लग रहा है इस साइड पे स्प्रिंग के कारण, बराबर है। एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन पे और ये इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो सूडो फोर्स किधर पे लगेगा? इस पे। सूडो फोर्स किधर लगेगा? इस पे सूडो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। और सूडो फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा। तो फ्रिक्शन के कारण ये यहाँ पे नहीं गिर रहा है। एंड फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर आएगी? इट इज Fs which is less than or equals to mu s into normal। और ये फ्रिक्शन किसके बराबर आ गए? यहाँ पे सूडो फोर्स के लेस देन इक्वल्स टू mu s into normal मतलब mu into mg। और ये सूडो फोर्स हो गया मास into a मैक्सिमम लेस देन इक्वल्स टू mu into mg। m से m हो गया कैंसिल और a मैक्सिमम की वैल्यू किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर a के। तो इट इज ओमेगा स्क्वायर a लेस देन इक्वल्स टू mu s into g। तो जो एम्पलीट्यूड है वो इससे निकल जाएगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? यहाँ पे इट इज k डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू a लेस देन इक्वल्स टू mu s into g। सो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू mu s into g कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय k। मतलब दोनों ब्लॉक एक साथ में ऑसिलेट होना चाहिए।
तो ये एम्पलीट्यूड की कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी एक साथ ऑसिलेट हो पाएंगे, अदरवाइज ये एक साथ ऑसिलेट नहीं होंगे। समझ गए? हेलो, सर एक बार फिर से समझो। ठीक है। मैं ये वाले डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे। बाकी तो सारा कैलकुलेशन ये समझ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यस सर। देख दोबारा डायग्राम देख यहाँ पे। मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे आएगा, ये एम्पलीट्यूड अगर है तो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे लगेगा, ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, स्मॉल है, ये मीन पोजीशन है। यहाँ पे ये पूरे सिस्टम का एसिलेशन इधर आएगा, ये फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स, इस पे सुडो फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अंदर। तो ये फ्रिक्शन और ये सुडो फोर्स बराबर रहेंगे तो ही ये इसके ऊपर रहेगा, नहीं तो फिसल जाएगा। ये बात समझ गए? सर यस सर। सर जो मैक्सिमम फोर्स है और लेफ्ट साइड क्यों रहेगा? हाँ, अगर ये इधर बाहर है तो इस साइड पे रहेगा, अगर इधर आएगा तो इस साइड पे आ जाता है। चीजें बस इस साइड नहीं पे। सर, स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना कोई तो साइड पे मैक्सिमम फोर्स रहेगा। हाँ, कोई भी साइड पे जहां पर मीन पोजीशन आएगी वहां पे मैक्सिमम आएगा ना। सॉरी, मीन पोजीशन बोल रहा हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ से इधर एक्सट्रीम पे या इधर पे एक्सट्रीम पे, कहीं पर भी। ठीक है? सर दोनों पे मैक्सिमम रहेगा ना फोर्स, दोनों हाँ साइड पे? बिल्कुल, लेफ्ट साइड में भी मैक्सिमम आएगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है? ओके सर। क्लियर हो गया कि नहीं अभी? तो ये वाला जो छोटा ब्लॉक है इसी के ऊपर साथ में ऑसिलेट हो, तो साथ में ऑसिलेट होने के लिए इस पे लगने वाला मैक्सिमम सुडो फोर्स फ्रिक्शन से बैलेंस होना चाहिए। समझ गए? हाँ सर। तो स्मॉल एम ऑसिलेट टुगेदर और ऑसिलेट विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप हुए ऑसिलेट करे, तो ये तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो, सुडो फोर्स के बराबर हो। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अगर ये मैक्सिमम पोजीशन पे भी स्लिप नहीं हो रहा, जहां पे मैक्सिमम सुडो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर यहाँ पर भी स्लिप नहीं हो रहा तो बाकी जगह पे कहीं होगा ही नहीं स्लिप। ठीक है? बाकी जगह पे तो फोर्स की वैल्यू कम ही आएगी ना, अगर आपने यहाँ पे स्लिप नहीं हुआ तो बाकी जगह पे होगा ही नहीं, इसलिए हमने एक्सट्रीम पोजीशन के लिए की है। क्लियर हो गया कि नहीं? ये कोई डाउट अभी? ये हो गया बाकी का कैलकुलेशन। सर आपने स्टैटिक फ्रिक्शन लगाया क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो लगाओगे, अगर काइनेटिक लगाओगे तो इसका मतलब क्या स्लिप हो रहा है, स्टैटिक में तो स्लिप नहीं होता ना बेटा। नो सर, मैंने एफएस मतलब स्प्रिंग समझा था, सॉरी। नहीं, एफएस मतलब यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और म्यू एस नॉर्मल मतलब वो लिमिटिंग वैल्यू तक है। ठीक है? तो हाँ सर। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है जिसमें ये साथ में मूव करें, साथ में ऑसिलेट करें, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है? क्लियर? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। ठीक सर वो है। रिड्यूस्ड मास की वैल्यू कैसे आई? क्या बेटा? रिड्यूस्ड मास की वैल्यू कैसे आई? किसकी वैल्यू? रिड्यूस्ड मास की? यहाँ कहाँ रिड्यूस मास है इस पे? नहीं, जो पिछले क्वेश्चन में अपन m1 m2 अपन m1 प्लस m2 लिखते हैं ना, अरे वो उसको कैसे? रिड्यूस मास बोल देते, वो तो वैसे ही आया था, वो रिड्यूस मास प्रॉब्लम में भी वैसे ही किए थे अपन ने, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया था। ठीक है? ओके। ओके। फार्मूला क्या आया था, m1 प्लस m2 इंटू के डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। ठीक है ना? हाँ सर। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो अब इस पेज का। चलिए, पेज नंबर 6 पे आते हैं अपन अब।
देखो पेज नंबर 6 पे एक और क्वेश्चन ये है, ये मीन पोजीशन है और इससे इस साइड पे यहां तक ये मैक्सिमम ऑसिलेट होता है और इस साइड पे ये यहां तक ऑसिलेट होता है, मतलब ये एम्पलीट्यूड दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट इसके, ठीक है, समझ गए? यहां से इधर तक जाएगा, यहां से इधर तक जाएगा ये पार्टिकल, क्लियर हो गया? So what is the frequency of oscillation here? Frequency of oscillation is root k by m and अभी यहाँ पर इसकी स्पीड इस साइड पे जाते टाइम भी मैक्सिमम होगी और इस साइड भी जाते टाइम मैक्सिमम होगी। v maximum will be given by omega into amplitude and what is the energy? यहाँ पे एनर्जी, इसकी जो एनर्जी है टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी है ना, ये किसके बराबर रहेगी? दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एंड इट इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। we take potential energy at mean position is 0। हमने मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? टोटल एनर्जी के बराबर है। यहाँ पे समझ गए इतना? हेलो, समझ गए? इतना समझ गए कि नहीं यहाँ तक? अभी क्वेश्चन में अब ट्विस्ट आने वाला है, ये तो नॉर्मल हो गया, अब ट्विस्ट आने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है? अब ट्विस्ट ये है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पर मीन पोजीशन से इधर पे जा रहा है तो इसके ऊपर एक गीली मिट्टी स्मॉल एम अमाउंट की पुट्टी या फिर एक और ब्लॉक को जेंटली प्लेस कर देते हैं, तो नया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा और नया एम्पलीट्यूड क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? if particle of mass small m is dropped on it when it passes through mean position and particle will stick to it, particle will stick to capital M, then find new frequency and new amplitude। तो न्यू फ्रीक्वेंसी और न्यू एम्पलीट्यूड अब हमको फाइंड आउट करना है। तो जब ये मीन पोजीशन से पास हो रहा है तब आपने एक और पार्टिकल इसके ऊपर ड्रॉप कर दी, ऊपर से गिरा दिया और वो चिपक गया इसके ऊपर। तो ट्विस्ट ये आया क्वेश्चन पे, ये मीन पोजीशन है, अब ये किधर किधर भी जा सकता, मैंने यहाँ पे ये ले लिया कि ये राइट साइड पे अभी जा रहा है ये पार्टिकल, ये मीन पोजीशन है ना स्प्रिंग कांस्टेंट, और अब इसके ऊपर अगर आपने एक पार्टिकल को गिरा दिया और ये इसी पे चिपक गया यहाँ पे आके, मतलब अब ये दो पार्टिकल मिलके ऑसिलेट करेंगे यहाँ पे, तो जो नई फ्रीक्वेंसी बन जाएगी ओमेगा डैश इज अंडर रूट के अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये आ गया। बेटा न्यू एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड बदलेगा कि उतना ही रहेगा? न्यू एम्पलीट्यूड ए डैश मान लिया अपन ने, क्या ये पुराने वाले के बराबर है कि इसी के बराबर है? क्वेश्चन समझ गए हो कि नहीं? यहां तक समझ गए बेटा आपको? हेलो, यहां तक समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर।
तो न्यू फ्रीक्वेंसी आपने ये निकाल लिया, अभी न्यू एम्पलीट्यूड हमें निकालना। न्यू एम्पलीट्यूड कैसे आएगा अब यहाँ पे देखते हैं। न्यू एम्पलीट्यूड अभी हमको निकालना है ना। न्यू एम्पलीट्यूड कैसे आएगा, ये तो आ गया भाई, फ्रीक्वेंसी आ गई। न्यू एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा कि नहीं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम, पार्टिकल को आपने नीचे से गिराया, अपन ने क्वेश्चन किए थे इस तरह के, याद है कि नहीं तुमको। एक गाड़ी जा रही है, फिर ऊपर से कोई हीरो कूद गया था, याद है? यस सर। हाँ, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन m इंटू ये वाली वेलोसिटी थी, ये वाली m इंटू वी मैक्सिमम, और अब कोलिजन के बाद में आ जाएगी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी मैक्सिमम डैश हियर, है ना। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? कोलिजन के पहले ये है, कोलिजन के बाद में अब वेलोसिटी बदलेगी, इसलिए कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी मैक्सिमम डैश आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अब इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, यहाँ पर v मैक्सिमम डैश हम निकाल लेंगे। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, क्योंकि जगह कम पड़ गई कैलकुलेशन के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? सर मतलब यहाँ पे अगर अपन को स्प्रिंग फोर्स लिखना रहता है Fx इक्वल्स टू, तो m अपन दोनों का मास कंसीडर करते क्या ma लिखते वक्त, F इक्वल्स टू ma लिखते वक्त? अच्छा, यहाँ पे लिखना होता तो ये SHM की कंडीशन बनाना होता तो। हाँ नहीं, अगर अपन को जैसे F इक्वल्स टू ma लिखना है, जैसे F इक्वल्स टू kx है और फिर F इक्वल्स टू ma लिखते हाँ, बाद में, नेट फोर्स में कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a आएगा इस पे, ठीक है। दोनों लिखेंगे ना? दोनों ओके, लिखना पड़ेगा ना, दोनों कंबाइंड होके ऑसिलेट करा रहे हैं ना अपन यहाँ पे। तो पिछले प्रॉब्लम में भी ऐसे ही करेंगे ना, कौन सी पिछली वाली? जो इसके पहले अपन ने किया था अभी? तो इसके पहले किए थे, इसलिए तो डायरेक्ट लिख देते अपन ने। अब ये इसलिए तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सीधा सीधा लिख दिया हमने, कैपिटल अंडर रूट k अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m के फॉर्म में। समझ गए? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ठीक है? ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। तो ये फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया, और ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ये भी आगे आपके पास में फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओमेगा डैश अंडर रूट k अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और एक इक्वेशन ही आ गई, कैपिटल M v मैक्सिमम कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v मैक्सिमम डैश। तो ये है कैपिटल M इंटू ओमेगा a पहले का, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ओमेगा डैश एंड इट इज a डैश, बराबर है? हेलो, अरे समझ गए? अभी वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल M इंटू ये कैपिटल K अपॉन कैपिटल M इंटू a, कैपिटल M प्लस स्मॉल m रूट k अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a डैश। अभी क्या क्या कैंसिल हो सकते हैं वो देख लो। k से k चला गया, ये m है तो इधर पे बचेगा रूट m इंटू a, इधर पे रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a डैश। सो न्यू एम्पलीट्यूड विल बी रूट ओवर कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a। ये नया एम्पलीट्यूड आ जाएगा बेटा, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? देख लो कैलकुलेशन, देख लो लास्ट में, देख रूट के अंदर m है तो एक रूट का m और एक बाहर का m कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? रूट m बचेगा। यस सर। हाँ, और ऐसे राइट साइड पे देख लो। सर अगर यही क्वेश्चन में बोल दिया रहता कि ब्लॉक इस तरह रखा गया है कि मतलब वेलोसिटी चेंज ही ना हो, तब एम्पलीट्यूड सेम रहता ना? चेंज ही ना हो मतलब देख, मीन पोजीशन पे है तो चेंज होगी ही वेलोसिटी। अब अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे ब्लॉक रखा होता तो ऑलरेडी वहां पे वेलोसिटी 0 थी, समझ गए? हाँ। तो फिर एम्पलीट्यूड नहीं बदलता, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदल जाती वहां पे,
यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे उसके ऊपर रखते तो टोटल एनर्जी तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे आ गई। अभी यहाँ पे स्प्रिंग में कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, एक प्रकार से जीरो मान लिया हमने मीन पोजीशन पे। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी है वो किसके पास है, जो भी एनर्जी है वो ब्लॉक के पास है, स्प्रिंग में नहीं है एनर्जी, है ना। सिस्टम स्प्रिंग और ब्लॉक से मिलकर बना, यहाँ पे जो भी एनर्जी इसके पास में, इसके ऊपर तुमने ब्लॉक को गिराया, कोलिजन हुआ, इनइलास्टिक कोलिजन, तो इसकी एनर्जी का लॉस हुआ, इसलिए एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो गया। लेकिन अगर यही एक्सट्रीम पोजीशन पे रख रहे होते तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही आती, यही वाला फार्मूला रहता, लेकिन एम्पलीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे, समझ गए। क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एनर्जी रहती वो स्प्रिंग में रहती है, इस पे नहीं रहती। इस पे क्या रख रहा है, क्या दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके सर। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? ये तो वाला केस भी बता देता हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन वाला भी। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये कैलकुलेशन समझ गए? सर या फिर काइनेटिक और टोटल एनर्जी के पैरामीटर्स क्यों लिए आपने? क्या बेटा? सर फिर यहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी क्यों मतलब लिखे, क्यों यूज ही नहीं हो? यहाँ पे बदलेगी ना, यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी अब बदल जाएगी, टोटल एनर्जी अभी बदल जाएगी यहाँ पे। इसलिए मैंने लिया कि क्या क्या बदल रहे हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह ये सब बन जाते हैं इस पे। ठीक है, ऐसे ठीक है, हाइब्रिड क्वेश्चन बनते हैं इस से, आपको सोचना है। इसलिए मैंने सारे पैरामीटर लेके कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और एससी भी जरूर सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाइब्रिड क्वेश्चन बनते हैं और इसके एसएचएम के क्वेश्चन बेटा हर चैप्टर में बन जाएंगे तुम्हारे 12th क्लास में। हर चैप्टर में इस तरह का मोशन जनरेट हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, हाइब्रिड क्वेश्चन बनने के लिए। और क्वेश्चन बनता ही है इसका, ठीक है, एसएचएम का, ऑसिलेशन का। क्योंकि बहुत सारे जो ऑसिलेटरी मोशन है उसी से फिर तुम सर्कुलर मोशन ट्रांसफर कर रहे हो, जो इंजन वगैरह की वर्किंग होती है उन सब में ऑसिलेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन। तो एससीबी के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो इसमें, ठीक है। हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले ले इस पेज का जल्दी से। अब अगर मान लो ये पार्टिकल कहां पे गिरा रहे होते हम, इफ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रॉप डाउन व्हेन इट पासेस थ्रू मीन पोजीशन की जगह पे कहां पर गिराते हैं हम इसको, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन, एंड पार्टिकल विल स्टिक टू कैपिटल M, फाइंड न्यू ओमेगा डैश ओमेगा। तो अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गिर रहा है पार्टिकल तो क्या होगा। नाउ दिस इज पेज नंबर 7। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है तो अभी देखो जो भी एनर्जी है वो किसके पास में, एनर्जी किसमें एनर्जी स्टोर है, स्मॉल m। ये ब्लॉक कैसा है, रेस्ट पे। जो भी एनर्जी वो किसमें है अभी स्टोर, यहाँ पे ब्लॉक रेस्ट पे आ गया था ना, और उसके बाद तुमने गिराए थे। तो एनर्जी किसमें स्टोर है, स्प्रिंग में। पूरी की पूरी एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर है। तो न्यू फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आएगी हियर, न्यू फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, आपका फार्मूला यही रहेगा K अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, सिंस, या तो फिर आप इसको ऐसा समझ लो कि एक अलग ही केस हो गया भाई, आपके पास वही स्प्रिंग थी, आपने इस स्प्रिंग में दो ब्लॉक को रख के यहां तक स्ट्रेच करके छोड़ा है, बस यही है था। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे नहीं बदलेगा। अगर यही कहां पे गिराए थे आपने, पार्टिकल कहां पे रखे थे, मीन पोजीशन पे रखे थे, तो एम्पलीट्यूड बदला था। लेकिन अगर आपने यहाँ पे रखे हो एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो आप इसको अपोजिट ऐसा समझ लो सीधा सीधा कि दो ब्लॉक है कैपिटल M और स्मॉल m, एक स्प्रिंग है, इसको यहाँ तक खींचकर आपने छोड़ दिया। तो एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो यहाँ पे हमने कंट्रोल किया ना अल्टीमेटली एक प्रकार से, समझ गए कि नहीं। Yes, sir. तो यहाँ पे ऑलरेडी स्प्रिंग में एनर्जी आ गई, सिंस टोटल एनर्जी इज stored in spring and due to collision spring potential energy does not change, spring potential energy does not change here। so therefore जो न्यू एम्पलीट्यूड है a डैश,
ए डैश इज इक्वल टू ए। न्यू एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यू एम्पलीट्यूड पुराने एम्पलीट्यूड के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे आप लोग। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया बेटा? सर अगर जैसे अपने वो एक बार वो क्लास में प्रॉब्लम की थी ना, वो 2 ब्लॉक वाला जिसमें एक छोटा सा ब्लॉक रखा था हाँ ग्रेविटी के अंडर वाला, तो हाँ वैसे अगर यहाँ पे अगर अपन ने एक्सट्रीम पोजीशन पे ब्लॉक हटाए तब हाँ। भी ये एम्पलीट्यूड चेंज होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे हटा अगर के? ये दोनों साथ में जा रहे थे और फिर अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे हटा देते ब्लॉक को, है ना, हाँ तो हटा देते तो फ्रीक्वेंसी बदल जाती, एम्पलीट्यूड उतना ही रहता लेकिन। हेलो, यस सर। फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी ना अगर दोनों साथ में इकट्ठे होके आ रहे हैं और यहाँ पे आके एक्सट्रीम पोजीशन पे आके तुमने ब्लॉक को हटाया, तो वो तो रेस्ट से ही ब्लॉक को हटाया है, उतारा है। बट सर फ्रीक्वेंसी बदलेंगी तो वेलोसिटी भी चेंज होंगी ना? क्या फ्रीक्वेंसी बदली तो वेलोसिटी भी चेंज होंगी ना? फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो वेलोसिटी भी? सर जैसे वी मैक्स में ओमेगा आता है, हाँ, तो सर यहाँ पे वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं होगा अगर इसमें बॉक्स ये गिर वाले गया तो? केस पे यहाँ पे इसको एक के ऊपर रख दिए तो नो सर, अगर एक्सट्रीम पोजीशन में बॉक्स गिर गया तो, छोटा वाला। एक्सट्रीम पोजीशन में तो ऑलरेडी वो रेस्ट, मोमेंट्री रेस्ट पे आता, वहां पर से तुम हटा रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है वहां पे हटाने पे, क्योंकि ऑलरेडी रेस्ट पे, किसी चीज को रेस्ट से तुमने हटाया, उसके बाद देख इसके बाद अगले मूवमेंट पे जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? स्प्रिंग कर रही है ना अल्टीमेटली। हेलो, हाँ सर। इसमें ब्लॉक का तो रोल नहीं, लेकिन मेन पोजीशन में स्प्रिंग का रोल नहीं था। मेन पोजीशन में किसका रोल था? ब्लॉक का रोल था। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक गिरा रहे हो तो एनर्जी किसकी लॉस हो रही थी? ब्लॉक की कोलिजन के कारण। यहाँ पे तो ऑलरेडी वो रेस्ट पे, कोई चीज रेस्ट पे है, उसके पास एनर्जी नहीं है, उसके ऊपर एक और रख दिए तो क्या फर्क पड़ रहा है? वहां पे मास ही बस बढ़ रहा है, बाकी जो एनर्जी थी वो तो स्प्रिंग के पास थी। ठीक है। हाँ सर। और ऋषभ ने जो पूछा कि अगर एक्सट्रीम ये वैसे ही आ रहा था और एक्सट्रीम पोजीशन पे आके ब्लॉक गिर जाए तो फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी बदलेगी। ठीक है, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे आके गिरा तो एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। समझ गए? और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी भी बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो। ठीक है ना? ओके सर। और सर वो जो कल मैंने आपसे डाउट पूछा था, तो सर वो एम्पलीट्यूड एक्स से ज्यादा कैसे होगा? अरे एम्पलीट्यूड एक्स से ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे मैंने तो ये नहीं बोला कि कैपिटल एम और स्मॉल एम में किसकी वैल्यू छोटी या बड़ी है, किसी की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है ना। कैपिटल एम स्मॉल एम में छोटी बड़ी वैल्यू नहीं है। स्मॉल एम की वैल्यू ज्यादा ले लें अपन, 3 kg ले लें, स्मॉल एम आपने 2 kg ले लिया। ठीक है, बात वो है। हाँ, तो सर फिर यहाँ पे भी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि मतलब एम्पलीट्यूड से ज्यादा कंप्रेस हो जाए छोटा ब्लॉक गिरने पर? एम्पलीट्यूड से ज्यादा कंप्रेस हो जाए हाँ, छोटा ब्लॉक गिरने पर। तो वो निकालना पड़ेगा ना कंडीशन। देख अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे आके गिरा है तो फ्रीक्वेंसी बदली, एम्पलीट्यूड तो नहीं है। फ्रीक्वेंसी बदल के क्या हो जाएगी? अंडर रूट के अपॉन कैपिटल एम। हाँ हाँ, पहली बार तो यहीं तक जा रहा है, मीन पोजीशन भी नेचुरल लेंथ पे आएगी। तो ये वाली कहानी बनेगी वर्टिकल मोशन में। हॉरिजॉन्टल में मीन पोजीशन बस बदलेगी वहां पे एक्सटेंशन की, बाकी में फर्क नहीं पड़ेगा एम्पलीट्यूड पे। ठीक है। हेलो, हाँ सर। हाँ, ओके। और सर हाँ, एक और, जैसे अपन वो मीन पोजीशन